नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से देखेंगे तो आज हमारा जो है 1 अक्टूबर है। और अगर आप 1 अक्टूबर से देखेंगे तो हमारे पास जो जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर और दिसंबर, लमसम आप बोलेंगे तो आपका जो है 90 दिन का जो है समय बचा हुआ है। तो इस 90 दिन में आप रगड़ के तैयारी कीजिए, सिलेबस को पूरा कीजिए 1 महीना में। उसके बाद अपना जो है प्रैक्टिस सेट पे पूरा फोकस कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो भी आपका वीक आपका जो टॉपिक है उसको बेहतर कीजिए। आने वाले समय में आपका जो है दरोगा में पीटी में आप अच्छा खासा जो है स्कोर कर सकते हैं। पहले हमको पीटी पे ध्यान देना है, उसका जो हमारा पीटी निकल जाएगा तो हमको जो है 10 क्वेश्चन मैथ का हो गया और 10 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का हो गया। तो इस पर हमको ध्यान देना है। बट अभी 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका मैथ रीजनिंग का आता है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेट नंबर 4 है, आपका 30/9 को पेपर करवाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम की तरह ही मिलेगा। टारगेट इसमें बात करते हैं 75 क्वेश्चन रखा गया है आपका पीटी का जो है ना। पीटी में स्कोर करने का टारगेट ये है कि 75 अगर आप करते हैं तो आपका पीटी तो एकदम आराम से ही निकल जाएगा। वैसे 70 भी बहुत है। ठीक है, चलिए आप सब उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, और लुसेंट ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। लुसेंट से आपको बेहतर ये फायदा मिलेगा कि आपका एक टॉपिक जो है क्लियर होता रहेगा और आप उसका जो है टेस्ट का रिवीजन भी करते रहेंगे। आपको रिवीजन का जो एक होता है ना टेस्ट का रैंक लिस्ट से आपको ये मालूम चलता है कि आप वो 5 जो पेज है कितना अच्छे से पढ़े हैं। बाकी लोग 80, 90, 100 भी कर रहे हैं, 100 में से 100 भी कर रहे हैं। जो जितना बेहतर पढ़ा रहेगा वो उतना अच्छा खासा स्कोर करेगा। देखिए अगला प्रश्न यानी पहला प्रश्न है कि नवनिर्मित पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं तो यह बिहार का 5वां नागरिक हवाई अड्डा है। गलत उत्तर हो जाएगा। यह हवाई अड्डे का निर्माण जो है पुनर्निर्मित पोर्ट कैबिनों का उपयोग करके किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है हमारा बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरा हमारा जो है सही होगा। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि को घोषित किया है। तो अवधि को दोस्तों देखेंगे तो क्या घोषित किया है, तो जातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जातीय गौरव दिवस के रूप में इसे जो है घोषित किया गया है। ठीक है, जातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला हमारा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक GI लिखा गया है, GII 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो भारत जो है 34वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि ये गलत हो जाएगा। 34वां नहीं बल्कि आपका 38वां होगा। अमेरिका GI टैग 2025 रैंकिंग में शीर्ष पर है, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। अमेरिका नहीं, ये आपका स्विट्जरलैंड होगा। तो दोनों हमारा देखेंगे तो कथन जो है गलत हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, दोनों कथन गलत है। सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला है कि किन 3 राज्यों के किसानों को चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम पोस्ट की खेती का लाइसेंस दिया गया है? अफीम पोस्ट की खेती का लाइसेंस दिया गया है। तो देखिए 5वें का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये हो जाएगा। विश्व के पहले AI निर्मित मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो अल्बानिया AI मंत्री नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, बिल्कुल सही है। और विश्व के पहले AI निर्मित मंत्री का जो नाम है बाबा तोमर है, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबा तोमर नहीं है बल्कि डी एला है। क्या है? डी एला है। तो सही कथन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा जो है सही है। सितंबर 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL का शुभारंभ कहाँ किया है? देखिए ATL का शुभारंभ देखेंगे तो ये किया गया है दुबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, दुबई में किया गया है। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका आंसर आप 8वें का देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है, सही है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई जो है आपका 110 किलोमीटर है, तो सही पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर था?
ये सब किस मांगों को लेकर के था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 9 का डी हो जाएगा, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची होगा। क्या होगा? राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो डी हमारा सही होगा। तो इसका आंसर जो है 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर देखिए सही कथन के बारे में पूछा है, सही हमारा कथन क्या है? देखिए इसमें देखेंगे तो जैसे यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, तो ये आपका टोक्यो जापान नहीं बल्कि लिवरपूल होगा, लिवरपूल में किया गया था। भारत ने, तो पहला हमारा देखिए गलत है, भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं, तो ये देखिए हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही है। उल्लस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला 5वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश किसे जो है घोषित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है हिमाचल प्रदेश को किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। जैसे यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था, सही है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS निस्तार ने किया था, तो दोनों हमारा जो है कथन सही है। नेपाल के जनरेशन जेड युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था? तो प्राथमिक कारण की बात करते हैं तो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध है ना, ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए लूसेंट के बारे में आपको डेली बेसिस पे बताते ही हैं कि आप एक बार लूसेंट एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से हम चैप्टर खत्म करवाएंगे। और आज हमारा जो टेस्ट होने वाला है, टेस्ट की बात करते हैं तो पेज नंबर हम देखने वाले हैं आपका पेज नंबर 31 से लेकर के हम जो है 35 तक जो है दोस्तों देखने वाले हैं। यानी आज हम जो है सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आप बोल सकते हैं 30 हमारा पेज जो है खत्म कर दिए हैं, जिसमें से आपका 472 आई थिंक उसमें पेज दिया गया है, 372 या 472 है। तो उसमें देखेंगे तो डेली बेसिस पे हम 5 पेज लेके चल रहे हैं। 7 PM में आपका टेस्ट करवाएंगे, रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का PDF देंगे, दूसरा PDF रहेगा आंसर हाईलाइट PDF रहेगा, ठीक है। ये आपका 3 महीने दिसंबर तक जो है इसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। 149 रुपये इसका फी रखे हैं, अगर महीने के देखेंगे तो आपको 50 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप पेमेंट कीजिए। अगर पेमेंट नहीं होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, बोलिएगा सर QR दे दीजिए। क्या दीजिए? QR। तो आपको QR कोड दिया जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, आप देरी ना कीजिए, जितना देर करेंगे उतना ही आप पीछे चले जाएंगे। बाकी लोग ऐसे हैं कि जो 100 में से 100 भी क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में, यहाँ पर प्रश्न आपका है कि हाल ही में लागू GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, जैसे इसे जो है 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया था, तो ये आपका देखिए 20 सितंबर नहीं बल्कि आपका 22 सितंबर 2025 होगा। अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं जो है 5% या 18% दायरे में आती हैं, और अति विलासिता वस्तुओं और पाप वस्तुओं पर 40% GST जो है दर लागू है। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है 14 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी होगा। 2 और 3 हमारा जो है सही होगा। सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए बौद्ध मंदिर का अगर हम उद्घाटन की बात कर लेते हैं तो ये आपका बोध गया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, बोध गया। अगला है कि जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन यह, इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। 17 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा युद्ध विभाग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, युद्ध विभाग। अगला कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म की बात करते हैं तो 18.4% था।
शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं 2023 में घटकर जो है 25 हो गया है। तो 18 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 हमारा जो है राइट है। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सरस आजीविका मेला तो ये किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। क्या होगा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर आप देखेंगे तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। श्रेष्ठ श्रेणी 1 शहरों में इंदौर शीर्ष पर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों हमारा जो है कथन सही उत्तर होगा। अगला है कि ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही उत्तर होगा। अगला कि 56वीं GST परिषद बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं 22 का, तो ऑप्शन नंबर जो है जैसे GST, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है ना, तो GST परिषद ने 5% और 12% की व्यापक 2 स्लैब संरचना का मार्ग प्रशस्त किया है। गलत हो जाएगा। 5 और 12 नहीं होगा, 5 और 18 होगा। 40% की डिमेरिट दर केवल पॉप वस्तुओं के लिए अनुशंसित हो गया है। तो ये भी देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो हमारा जो है डी होगा। ना तो 1 सही है ना ही 2। चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? किस संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का तो हो जाएगा, लिखा गया है ल्यूपेक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा ल्यूपेक्स। हाल ही में अगस्त 2025 भारत से किसे IMF का कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। उर्जित पटेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्जित पटेल। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जैसे केवल 1 आपका जो है सही है कि यह 25वां SCO शिखर सम्मेलन था। यही आपका जो है सही उत्तर होगा। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? देखिए इसका आप उद्घाटन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। VO चिदम्बरनार VOC बंदरगाह पर किया गया है। ऑप्शन नंबर 26 का क्या होगा? तो सी होगा। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल तो ये लॉन्च किया गया है असम राज्य में। क्या होगा? 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। असम में किया गया है। अगला है कि पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं तो इस योजना का ऋण अवधि जो है 31 मार्च 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा देखिए सही है। पहली किस्त के ऋण के बढ़ाकर जो है 20,000 कर दिया गया है। गलत हो जाएगा। देखिए 10,000 से जो है 20,000 कर दिया गया। तो सही पूछा गया है तो सही कथन हमारा जो है केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज किया है। जीवन रूपों की खोज किया है तो देखिए 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1674 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1674 कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो एरिया का काम करने वाले अंग का नाम देखेंगे तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 30 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाल्जी काय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाल्जी काय। कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो केंद्र की खोज की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला कि मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका कौन सी है? तो जीवन काल वाली कोशिका की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मस्तिष्क कोशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क कोशिका।
अगला कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है, किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो 33 का हो जाएगा विषाणुओं पर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? विषाणुओं पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विषाणुओं पर। 1839 में वान इवांजेलिस्टा पुरकिंजे को किस खोज के लिए जो है जाना जाता है? तो किस खोज के लिए हम इसको जानते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रदान करने के लिए। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का जो है सृजन किया गया था? किस शब्दावली का जो है सृजन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो ये जल हो जाएगा। आंसर देखेंगे 36 का, तो ये जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा जल। अगला कि डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा पानी। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा पानी। ठीक है, याद रखिएगा पानी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गाल्जी काय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा गाल्जी काय। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो खत्म कर देता है तो यह गाल्जी काय हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाल्जी काय। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया डैश में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु में। दोस्तों जो है नहीं देखने को मिलता, यानी जीवाणु है ना, बैक्टीरिया। विषाणु आपका वायरस होता है। अगला कि पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पादप कोशिकाओं में डैश मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है ना, प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर आप 41 का देखेंगे तो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ल्यूकोप्लास्ट। उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उस लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलचित होता है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं? कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं तो ट्यूबुलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबुलिन। तो आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देखेंगे। 43 नंबर है कि जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं? देखिए 43 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा प्लास्टिड से है जो है इसका सही हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो 44 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है एक सेकेंड इसका आंसर देखेंगे 44 का तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का हो जाएगा बी होगा केवल डीएनए की उपस्थिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल डीएनए की उपस्थिति। अगला है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है ना, अवशोषित करता है। तो 45 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लाल और नीला होगा। क्या होगा? लाल और नीले। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो सामान्य अंतर के बारे में दोस्तों सही है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है, सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है
जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, गलत है। और परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। ठीक है, तो हमारा पूछा गया है कि सही क्या है, तो सही हमारा जो है सी होगा। 1 और 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की बात कर लेते हैं तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ए हमारा जो है सही होगा। अगला कि सही कथन का चयन करके बताइए। इसका सही आंसर क्या है 48 का। देखिए बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य और नाभिक कोशिका झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी हम इसको कहते हैं। तो 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखेंगे। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में आप देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 1 हमारा सही है। जैसे झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है ना, चुनिंदा रूप से जो है पारगम्य होती है। 49 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। केवल 1 सही है। सही कथन का चयन करें। बताइए दोस्तों सही कथन का हमारा क्या चयन है, बताना है। तो पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का, तो बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगकों और उनके प्रकारों का सही संयोजन है? प्रकारों का सही संयोजन है तो ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन लिखा गया, श्वसन हरित लवण, प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, खुरदरी, अंतरप्रद्रवी जलिका, प्रोटीन का परिवहन। तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए 52 का देखेंगे तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, गलत हो जाएगा। बाकी पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, ए हमारा गलत है। अगला है कि कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए 53 का देखेंगे तो एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रकृति जो है बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो डी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना माइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है स्तंभ ए और स्तंभ बी। आप इसको आराम से मिलाइए। 55 का आगे पीछे दिया गया है पेज में, ठीक है। तो 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आप इसको आराम से मिला लीजिएगा। अब देखिए 56 भी है, सेल, ऑर्गेनेल और फंक्शन मिलान करके बताना है। 56 नंबर का मिलाते हैं। जैसे गाल्जी बॉडी की बात करते हैं तो लाइसोसोम का निर्माण, स्मूथ एंडोप्लाज्मिड प्लाज्मिड रेटिकुलम की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, तो ये हो जाएगा आपका लिपिड सिंथेसिस होगा। राइबोसोम की बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और लाइसोसोम की बात करते हैं तो डाइजेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोशिकांग और कार्य दिया गया, यहाँ पर भी मिलाना है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऊर्जा निर्माण, और राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रक की बात करते हैं तो एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनिर्माण मतलब विनियमन, और लाइसोसोम जो है कोशिका का पाचन तंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब यहाँ पर भी देखिए कॉलम ए और कॉलम बी बताना है इसको भी हमको। तो चलिए जैसे जीवन की बात करते हैं तो पहली अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। एस की बात करते हैं तो कोशिका डीएनए की एक प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। G2 की बात करते हैं कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। M की बात करते हैं तो कोशिका अपने कॉपी किए डीएनए और साइटोप्लाज्म को 2 नए कोशिकाओं को बनाने के लिए जो है विभाजित करता है। तो आंसर हमारा जो है 58 का ये सही उत्तर होगा। अगला है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति
को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधी होती है, तो सभी हमारा सही है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो परिचालन पर्यावरण देखेंगे दोस्तों तो नहीं है, 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों का दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वायु प्रदूषण जो है आपका नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो देखिए पर्यावरण के लिए आप देखेंगे तो आपका 62 का भी होगा यूकेलिप्टस, क्योंकि इसको बहुत अधिक मात्रा में जो है पानी चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए पर्यावरण को खतरा है, क्योंकि पानी ज़्यादा इसको चाहिए होगा तो पानी कमी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? देखिए इसका आंसर आप 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी हो जाएगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण होगा, क्या होगा? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है वर्ष 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1986। इको मार्ग प्रतीक संदर्भित है, तो हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। एक मार्ग है ना, एक मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 66 का, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1। एक मार्ग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एक होता है इको मार्ग। अगला कि आधुनिक पारिस्थितिकीय के जनक कौन है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ए.पी. ओडम होगा, क्या होगा? ए.पी. ओडम। अर्नेस्ट हैकेल ने जीवित रूपों की इकोनॉमी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द किस वर्ष जो है पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है 1866 जो है इसका सही होगा, 1866। निम्नलिखित में से किस भारत में पारिस्थितिकीय के जनक के रूप में सम्मानित जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो रामदेव मिश्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकीय तंत्र में आप देखेंगे तो हो जाएगा किसी क्षेत्र विशेषज्ञ में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 70 का ये हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्पाद प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ऑप्शन नंबर जो है 71 का जो है क्या होगा? तो सी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकीय तंत्र के जीवित घटक का चयन कीजिए। देखिए जीवित घटक की बात करते हैं तो अपघटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपघटक। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उस सटीक जगह को जो है आवास कहते हैं, क्या कहते हैं? आवास। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो 75 हमारा खत्म हो गया। कल का इसमें देखिए टारगेट नहीं दिया गया है, कल का क्या हमारा टारगेट है। तो आप लोगों ने कितना स्कोर सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। लुसेंट आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिहार दरोगा में।